जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा तब मैं कुल 7 वर्ष का था। वे दशहरे के पहले घर के बच्चों के कुर्तों की नाप लेने आए थे। जुम्मन इसके पहले भी अवश्य आए होंगे, पर मुझे स्मरण नहीं। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनवी टोपी, जिसके नीचे से निकले हुए उनके सवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमनी बाल, चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। जुम्मन का यह रूप आज भी स्पष्ट है, कहीं से तनिक भी धूमिल नहीं पड़ा है। जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे। वे मेरे पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी। दोनों ने एक अखाड़े में कुश्ती लड़ना सीखा था। गदका, तलवार और मलखंब के खेल सिखाने वाले दोनों के गुरु एक ही थे। ताजिया के दिन अखाड़े में उतरकर दोनों तलवार के वे हाथ दिखाते कि दर्शक मुग्ध हो जाते। बड़े होकर मेरे पिताजी मुख्तार हो गए और शहर में रहने लगे। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। वे कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं, वैसी कोई काट ही नहीं सकता। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए, पर मजाल क्या कि सिलाई कहीं से उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे कि 7 पीढ़ी से मेरे यहां दर्जी का धंधा हो रहा है बाबू। कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ कटा लूं। सिलाई तो मैंने अपने बूढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय से सीखी है जब साफ साफ बोलना भी नहीं आता था। जुम्मन यूं तो 12 महीने काम करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। जुम्मन के 2 बड़े लड़के थे। वे दोनों भी साथ साथ काम करते, पर कपड़ों का ढेर समाप्त होने को ही नहीं आता था। लेकिन काम कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम में जल्दी करते नहीं देखा। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे। कोई उनका भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा। कब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं की। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दें, ऐसी बात भी नहीं थी। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। जमींदार और कई अच्छे किसानों से जुम्मन कभी पैसे लेते ही नहीं थे। फसल के समय उनके घर अनाज पहुंच जाता। कभी खलिहान में जाकर उनके लड़के ले आते और कभी लोग स्वयं उनके यहां पहुंचा जाते। जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था और जुम्मन शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर उसके कपड़े बिना सिलाई लिए सिल दिया करते थे। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे। उन्होंने कभी अपने को अलग समझा भी नहीं। मेरे घर पर यदि कभी मुंडन जनेऊ होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते। बिरादरी वालों की तरह जीमते और जाते समय परोसा भी ले जाते। दशहरा के अवसर पर गांव में जो रामलीला होती उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। बानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वे निशुल्क करते ही थे। कभी कभी वे नाटक में पार्ट भी लेते थे। राजगद्दी के समय भाड़ों का जो स्वांग होता था उसमें जुम्मन भी अवश्य सम्मिलित होते थे और लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। उनका गला भी बुरा नहीं था। मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने जुम्मन के अलावा और किसी के हाथ का सिला कपड़ा नहीं पहना। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गया और वह भी अपने संबंधी के लड़के के विवाह में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है, अतः उन्हें देखने की इच्छा में रोक नहीं सका। जुम्मन का घर बाहर से बहुत नहीं बदला था, पर और बहुत कुछ बदल गया है, ऐसा मुझे लगा। घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थी, पर गाय भैंस नहीं थी। बाहर जो तख्त पड़ा था वह कई जगह से टूट गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहां जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे, पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगा जैसे बहुत आदमी अब उस पर बैठने नहीं आते। आवाज देकर भीतर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़े देखा। सिर के नीचे गंदा तकिया था। इतने गंदे तकिए का प्रयोग करते मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पहचान कर उठने की चेष्टा में
वे खांसने लगे। कुशल मंगल के बाद उनसे जो बातचीत हुई उससे मैं उदास हो गया। उनकी करुण कहानी युग का इतिहास थी। वे धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा, पर हार गया। धीरे धीरे अब तो सब कुछ बदल गया है। जब तक तुम्हारे पिताजी की तरह पुराने विचारों के लोग गांवों में रहे, मेरे सिले कपड़ों की कुछ कदर रही, पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की आज्ञा तो मैंने तब दी जब घर में उपवास होने लगे। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हाथ करघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए, तो जुलाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई की मशीन ले आए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सिलना भी सीख आए। गांव के लड़के इन्हीं नए फैशन के कपड़ों को पसंद भी करने लगे। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। फिर सिलाई कितनी मजबूत होती है और काट कैसी है, इसे देखने वाले कम रह गए। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा वे भी मुझसे मुंह चुराने लगे। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर यह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है, पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो 1 पाव मट्ठा चाहिए तो उसे भी खरीदना पड़ता है और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। यह सब कुछ मैं सह लेता हूं बेटा, पर पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होता है और जुम्मन को कोई पूछता नहीं तो मेरी छाती फट जाती है। एक दिन था जब गांव की जितनी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, और आज अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरा कितना भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू चू पड़े। आंखें मेरी भी गीली हो गई थी।